भारत की इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर। जंगी महाज के बाद भारत को सिफारती महाज पर भी नाकामी का सामना और उधर बिलावल भुट्टो के वफ्द की कारकर्दगी की दुनिया इस वक्त मुतरफ हो चुकी है। पाकिस्तान के जो सिफारती मिशन है उसके कामयाब जो दौरे इस वक्त बैनुल-अक़वामी दौरे और जिस तरीके से ट्रंप इंतज़ामिया को ब्रीफ किया जाकर सबसे पहले बताया कि भारत जो है वो क्या चाहता है, क्या उसकी पसे पुश्त जो इसके जो भी पस मंज़र है उसके ऊपर बात की गई और ये भी बात की गई कि जनाब भारत इस वक्त जो आबी जारियत मचाए हुए है उसमें मुमकिन अगर पाकिस्तान ने उसके खिलाफ इक़दाम उठाए तो क्या इक़दाम हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सिफारतकार डॉक्टर जमील अहमद। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पाक भारत कशीदगी में सिफारती महाज पर नई दिल्ली जो है इस वक्त तन्हाई का शिकार हो गया है, क्या कहिएगा सर? जी, इट्स अ नैरेटिव ऑफ नर्व्स एंड नैरेटिव। बल्कि अब तो नैरेटिव और नर्व्स की दोनों की जंग एक साथ शुरू हो गई है, क्योंकि भारत अपने तरफ से जोर लगा रहा है। शशि तरूर जो उनका एक ओरेटर है वैसे उसको उन्होंने पिच किया है, लेकिन शशि तरूर के पास जो मवाद उन्होंने दिया है दो ही पॉइंट ज़्यादा उन्होंने दिए हैं। एक पॉइंट तो दिया है कि टेररिज्म जो है पाकिस्तान से हर किस्म की टेररिज्म होती है और उसी को काउंटर करने के लिए जितने भी इक़दाम उठाए गए थे वो शशि तरूर के मुताबिक जो पाकिस्तान पर उन्होंने इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए जो स्ट्राइक्स किए थे उसका जस्टिफिकेशन उसकी वही दे रहे हैं कि पाकिस्तान क्योंकि टेररिज्म में इन्वॉल्व था और हमारे एरिया में पहलगाम में टेररिज्म हुई थी तो उसकी वजह से। उनके पास दूसरा नुक्ता ये है कि पुरानी हिस्ट्री को लेके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि क्योंकि पहले पास्ट में भी यही होता रहा है। वो उड़ी का एग्जाम्पल देते हैं, वो बाकी एग्जाम्पल देते हैं, पठानकोट का एग्जाम्पल देते हैं और साथ में पुलवामा का एग्जाम्पल देते हैं। तो ये दुनिया बहुत सुन चुकी है इस चीज़ को। ये नैरेटिव इतना मजबूत नहीं है, इसलिए कि जो नैरेटिव उन्होंने डेवलप किया पहलगाम के हवाले से कि स्ट्राइक किया है उन्होंने और वहाँ जो 26 लोग जहाँ बाग हुए जिस पे कि हमने इज़हारे हमदर्दी भी की और उनसे अफसोस भी किया हमारे, और ज़ाहिर टेररिज्म के प्राइम मिनिस्टर ने भी बयान दिया उसी दिन और बाकी तमाम मकाबरीन ने भी दिया, लेकिन वो राग अलापा जा रहा है उनकी तरफ से। इसलिए कि जो हक और सच की बात हो बिलावल जो है लेके चले हैं बड़े ट्रांसपेरेंट वे में इस मरतबा, और ट्रांसपेरेंसी ही दुनिया को पसंद आती है। दुनिया को क्या बात इस वक्त पसंद आ रही है और क्यों इतनी अट्रैक्शन हो रही है बिलावल के डेलीगेशन पे, बिलावल भुट्टो के डेलीगेशन से या पाकिस्तान के डेलीगेशन से? वो इसलिए हो रही है कि वो अमन की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी कल बात की कि हमारा ये डेलीगेशन जो गया है ये अमन का मिशन गया है। जी, अमन का मिशन गया है वो, तो उस लिहाज से दुनिया इसको पसंद करती है। दूसरा ये है कि हमने तो पहले दिन से क्योंकि कह दिया था कि पहलगाम में आप कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई लिंक आपको नजर आ रहा है, इन्वेस्टिगेट कर लें। इस चीज को फर्दर मजबूती के लिए बिलावल ने जो आर्गूमेंट दिया है अहमद से कि उनको फीडबैक अच्छा मिल रहा है, टॉकिंग पॉइंट्स अच्छे मिल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आप पहलगाम की बात करते हैं, हमने तो पहले दिन से कहा कि आप इसको इन्वेस्टिगेशन थर्ड पार्टी से करवा लें, और न सिर्फ ये बल्कि आप रॉ और ISI की एक आप टीम बना लें, ISI और रॉ की, और एक ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म का करना चाहिए, क्योंकि हम भी तंग है काउंटर टेररिज्म से और हम तो विक्टिम भी हैं, और इंडिया भी अगर काउंटर टेररिज्म की और टेररिज्म की बात करता है तो दोनों इंटेलिजेंस। तो ये ऐसे कोजेंट किस्म के पॉइंट है, इतने टॉकिंग पॉइंट्स जो है सर वो पाकिस्तान के बाद बहुत जबरदस्त किस्म के कन्विंसिंग है और बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, शशि थरूर की आपने बात की, तो क्या शशि थरूर जो है वो राइट चॉइस थी? क्योंकि बेसिकली ही इज ए कांग्रेसमैन, और क्या बीजेपी को इस वक्त खिफत का सामना है? क्योंकि वहां तो वो गाने गाते फिर रहे हैं इस वक्त, वो एक नेशनलिस्ट का किरदार अदा कर रहे हैं, या फिर वो उनको मौका मिला कि यहाँ पर अंडरमाइन किया जाए बीजेपी को? नहीं, वो गाने गाने वाला मामला तो खैर चले, वो सोशल मीडिया पर लीक हो गया और वाकई में वो एक बड़ी नॉन सीरियसनेस वाली बात कि वो कॉन्फ्रेंस टेबल पे जब कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है तो गाने का सिलसिला शुरू हो गया है। उस पर दुनिया ने खैर इतनी तवज्जो नहीं दी, ना ही वो CNN पे कवर हुआ है, ना ही BBC पे कवर हुआ है, ना इंटरनेशनल मीडिया पे कवर हुआ है ज्यादा। वो असल चीज जो कवर हुई है वो जो उन्होंने बनाने की कोशिश की है और उसमें उनको ज्यादा। दूसरी चीज जो हमारी तरफ से
बहुत ही मजबूती के साथ पेश किया गया है, जो उनके नैरेटिव को बहुत बहुत ज्यादा मध्यम कर देता है। अब उनका नैरेटिव है क्या? नरेंद्र मोदी तो उनके अपने ही अपोजिशन लीडर कहते हैं कि जब ट्रंप ने फोन किया कि नरेंद्र सरेंडर, तो ये तो उनके पब्लिक में उन्होंने बात की है। लेकिन जाहिर है उनकी एक ट्रंप की जो एक मीडिएशन थी, एक इंटेलिजेंस थी, उसकी वजह से सीज फायर हुआ, जो आज तक इंडिया सरकारी तौर पर नहीं मान रहा है, और जिसको बिलावल ने बड़ा पजीराई बख्शी सर अपने सर इसी पॉइंट पर जरा रहिएगा कि पाकिस्तान जो है उन्होंने पाकिस्तान ने शुक्रिया भी अदा किया, उसको अप्रिशिएट भी किया, और भारत जो है वो मुसलसल मानने से इनकारी है। तो इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं या उनका जो एक दिमाग है वो आप कुछ भी उससे बैद नहीं कर सकते, तो क्या उसका असर आप देखेंगे? देखिए, ट्रंप ने कल 11वीं दफा कहा है कि मैंने ये किया है और मेरी वजह से जौहरी दो कुव्वतें जो हैं वो जंग के दहाने से वापस आ गई हैं। कल ये जर्मनी के साथ जर्मन के जो जब चांसलर के साथ जब उनकी मीटिंग हो रही थी व्हाइट हाउस में, तो कल 11वीं मरतबा इसका जिक्र किया है। तो जाहिर है वो इसको अच्छा महसूस नहीं करेंगे। जरूर फील कर रहा है अमेरिका कि हमारा एक प्रेसिडेंट, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का ताकतवर प्रेसिडेंट, ये कह रहा है कि मैंने मीडिएशन कराई है। और परसों तो रूस के सदर ने भी कह दिया कि ये मेडिटेशन हुई है। तो इसमें अभी मानने वाली बात है, लेकिन उसके पीछे एक फलसफा है। इंडिया को पता है कि अगर उन्होंने इस चीज को सरकारी तौर पर मान लिया, तो जो उनका बरस से एक डॉक्ट्रिन था कि जी हम सिर्फ बायलैटरल वे में हम इस चीज को सुनेंगे और डायलॉग करेंगे, हम किसी और मुल्क की इसमें नहीं चाहेंगे, इसलिए कि अगर मल्टीलैटरल मामला आ जाते हैं तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 16 के करीब रेजोल्यूशन पहले पास हुए हैं वो इन एक्शन आ जाते हैं। तो इस चीज को जरा बारीकी से समझने वाली बात है कि उस डॉक्ट्रिन को अगर सरकारी तौर पर ये मान लेते हैं कि हाँ कोई थर्ड पार्टी भी बीच में आ सकती है, तो आइंदा के लिए फिर इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन जो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं चैप्टर 6 के तहत, उसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा यह है कि चैप्टर 7 की तरफ फिर पाकिस्तान अगर रेजोल्यूशन मूव करता है, और ऐसी सूरत हाल में जब ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने मेडिटेशन कराया, इंडिया कहता है कि नहीं, और ये झूठ और सच वाली बात एक कितनी बड़ी ताकत के साथ आ जाती है, तो ऐसी सूरत में जब अगला रेजोल्यूशन कोई आता है तो कम से कम ये उम्मीद की जा सकती है कि अमेरिका उसको वीटो नहीं करेगा जो पहले कर देता था। तो उस लिहाज से अगर चैप्टर 7 के तहत रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो इंडिया के पास तो कुछ नहीं बचता। तो इसकी वजह से वो इस डॉक्ट्रिन से, क्योंकि इस पे डटे हुए हैं और वो चाहते हैं कि सरकारी तौर पे ना मानो, वैसे प्राइवेटली मान लो, तो ये इसके पीछे पूरी मंतिक और फलसफा है। और मैं इसकी आपको सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस की और इसके आर्टिकल्स का भी हवाला दे सकता हूं अगर आपके पास आगे चल के टाइम हो तो। उसके साथ साथ मैं सर इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। आपने बायलैटरल जो है वो डिस्कशन की बात की थी और मैं की थी, तो शिमला अकॉर्ड जो है, जब पाकिस्तान कहता है कि अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करते हैं तो फिर शिमला अकॉर्ड जो है वो भी खत्म होगा, और जब शिमला अकॉर्ड खत्म होता है तो फिर ये सारे मामला जो है वो बायलैटरल जो डिस्कस होने थे फिर वो किसी भी थर्ड कंट्री की इंटरवेंशन उसमें आ जाती है। तो पाकिस्तान का काउंटर नैरेटिव इसके ऊपर ये है। लेकिन शिमला एग्रीमेंट का मामला जो है वो तो हमारे फॉरेन ऑफिस ने कह दिया। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि फिर इसको भी आप फारिग समझें, ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे डिफेंस मिनिस्टर ने टीवी पर कल। लेकिन ये है कि उसको फारिग इसलिए नहीं समझा जा सकता कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने कह दिया कि नहीं, बिल्कुल वो कायम दायम है, इसलिए कि वो एग्रीमेंट के खत्म करने का एक तरीकाकार है। अगर पाकिस्तान को खत्म करना हुआ तो वो उसमें एक जेनेवा कन्वेंशन भी है, उसमें एग्रीमेंट को खत्म करने के तरीकाकार भी दिए हुए हैं, तो उसके तहत किया जाएगा। लेकिन हमने अपना देखना है इसमें कि बायलैटरल शिमला के लिहाज से देखा जाए तो फिर तो लाइन ऑफ कंट्रोल भी खत्म हो जाती है, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल बदल जाती है सीज फायर में, तो उसमें फिर ज्यादा खतरात होंगे, इस किस्म के जो एडवेंचर्स हैं उसके ज्यादा खतरात होंगे। लेकिन वो उसका पहला पैराग्राफ ये है जो शिमला एग्रीमेंट है कि शिमला एग्रीमेंट के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो ताबे रहेंगे यूनाइटेड नेशन, उससे कंट्राडिक्ट नहीं करेंगे यूनाइटेड नेशन चार्टर से, तो वो ऑटोमेटिकली यूनाइटेड नेशन चार्टर भी उसके अंदर आ जाता है। तो वो अगर कायम ही रहे तो ज्यादा बेहतर है, उसमें कोई हमारा ज्यादा मफाद नहीं है कि हम उसको एक तौर पर खत्म कर दें। दूसरी बात, अगर आप आगे अगर बिलावल भुट्टो और शशि तरूर की बात करें तो शशि तरूर के नैरेटिव में काउंटर टेररिज्म एक सिर्फ आ जाता है बढ़ चढ़ के सबसे ज्यादा, और दूसरा यह है कि पाकिस्तान
जो है उसने एग्रेशन पहले की थी, इसलिए उनको ये करना पड़ा। अच्छा सर, डॉक्टर साहब एक बात और कि जब बिलावल भुट्टो अप्रिशिएट कर रहे हैं उनके इस सीज फायर के हवाले से किरदार को, तो फिर ये भी बात हुई कि दोनों फरीकैन जो हैं उनको मुज़ाकरात की टेबल पर भी लेकर आए, ये भी एक बात कही गई। और साथ ही साथ जब मुज़ाकरात की बात है, दहशतगर्दी की बात है, तो ज़रूर करेंगे दहशतगर्दी की बात, लेकिन जो सेंट्रल फोकस होगा वो कश्मीर के ऊपर होगा। तो ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है, क्या कहिएगा इस पे? नहीं देखिए, असल तो बात यह है कि कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का तो डिस्प्यूट दुनिया के यूनाइटेड नेशंस के चार्टर पे सबसे पुराना डिस्प्यूट तो वही है ना। एजेंडा भी मौजूद है, तो बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि कश्मीर ही तो असल जड़ है। अगर कश्मीर जो असल जड़ को अगर ना तय किया जाए तो फिर रेजिस्टेंस मूवमेंट जो कश्मीर में है वो कैसे खत्म होगी। और रेजिस्टेंस मूवमेंट की तो इजाजत है, दुनिया में हर जगह इजाजत है। क्योंकि रेजिस्टेंस मूवमेंट जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन 2649 के तहत कहीं भी अगर ऑक्युपाइड फोर्सेस के खिलाफ किसी टेरिटरी में कोई ग्रोह या कोई तबका उसके खिलाफ उठ सकता है, तो वो उसमें बड़ी मजीद उसमें लीगल कॉम्प्लिकेशन भी होगी कि उसमें अगर इन्होंने इसको बायलैटरल वे में या इसको अगर नहीं किया तो फिर ये रेजिस्टेंस मूवमेंट वाला सिलसिला भी जो है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। सर लास्ट एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ट्रंप इस वक्त सामने है दुनिया भर के, और एक वो जो बात की जा रही थी कि एक ग्लोबल पीस लीडर के तौर पर वो किरदार अपना निभाना चाहेंगे, तो ये बात ज़रूर की उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर के हवाले से, लेकिन जो गजा में उनका मौक़िफ़ था उसको भी नहीं माना जा रहा, या फिर यूक्रेन के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ था, जो अज़म था, उसको भी नहीं माना जा रहा। तो फिर कश्मीर के हवाले से हम कितने पुरुम्मीद रहें? नंबर वन, क्योंकि माजी में भी हम एक 7वें बहरी बेड़े का इंतज़ार करते रहें। नहीं, हमने तो अपने दौरे बाजू पर ज्यादा यकीन रखना पड़ेगा, लेकिन यह है कि बहरहाल दुनिया को साथ लेके चलना पड़ता है, और अमेरिका जैसा मुल्क वो इसमें अगर इन्वॉल्व होता है तो उसमें एक अच्छी तकवीत मिलेगी हमारी गुफ्तगू, क्योंकि इससे पहले तो उनका पलड़ा इंडिया की तरफ रहता था और अब भी रहेगा इंडिया की तरफ, क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो उनकी फॉरेन पॉलिसी का कलीदी हिस्सा यही है कि इंडिया को यहाँ सबसे मजबूत बनाया जाए और इलाके में एक हेजमोन के तौर पर बनाया जाए ताकि चाइना का मुकाबला कर सके। इंडिया उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। जो सबसे अहम बात उन्होंने की बिलावल भुट्टो ने कि इस मरतबा अगली अगर कोई जंग होगी तो दुनिया के किसी मुल्क को या अमेरिका को ये चांस नहीं मिलेगा कि वो मीडिएट कर सके, क्योंकि इस दफ़ा इंडिया ने सुपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए हैं ब्रह्मोस, और जो कि न्यूक्लियर वारहेड लेके जाते हैं जिसमें 30 सेकंड से ज्यादा फैसला करने का वक्त नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी अहम बात की, बड़ी कलीदी बात की, क्योंकि बिल्कुल ये बात की गई है। एग्जैक्टली तो दुनिया इस पे जरूर गौर करेगी कि अगर वहां से फायर हो गया और 30 सेकंड के अंदर पाकिस्तान को उसका जवाब देना हुआ तो जाहिर है वो चाहे फायर जब ब्रह्मोस आता है, जरूरी नहीं कि उस पर न्यूक्लियर वारहेड हो, लेकिन हमें क्या पता, तो फिर उसमें इस तरफ से भी बटन दबाना पड़ेगा, तो दुनिया इसमें एक बड़े मसले में आ जाएगी, नुकसान में आ जाएगी। हम सारों को पता है, साइंटिफिक मॉडलिंग हुई है कि अगर दो न्यूक्लियर मुल्क कहीं मठभेड़ हो जाए तो दुनिया का मौसम तब्दील हो जाएगा, कहत पड़ जाएगा, वबा फैल जाएगी, और इसमें कोई शक नहीं। और इस मामले से जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर है, ये दोनों मुल्कों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए उनके हक में है, उसके हक में बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सिफारतकार, हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी